हेलो दोस्तों, मैं सीए अकबर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक आईपीओ जिसका मार्केट में खूब चर्चा है कि ये बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन देगा। तो बिना किसी देरी की चलिए आईपीओ का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करें आईपीओ का तो कंपनी का नाम है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। इसमें कंपनी क्या करता है, कंपनी लोन देने का काम करता है। किसको लोन देता है? जो छोटे-मोटे व्यापारी हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं, जो छोटे-छोटे, ये लोन जो देता है वो 5 लाख से 20-30 लाख तक का ही लोन देता है। मतलब इसका जो हाईएस्ट लोन है वो 30 लाख से ज़्यादा एक व्यक्ति को लोन नहीं देता है। और एक इसका एक और ख़ासियत है, ये डिपॉज़िट नहीं लेता है। मतलब ये लोगों से डिपॉज़िट नहीं करता है। जैसे बैंक वगैरह क्या होता है, बैंक लोगों से डिपॉज़िट लेता है और दूसरे किसी को लोन देता है। ये क्या होता है, दूसरे लोगों से डिपॉज़िट नहीं लेता है। ये नॉन डिपॉज़िट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है? ये कैसे सिक्योर्ड एमएसएमई लोन देता है और लोन अगेंस्ट गोल्ड देता है, ठीक है? इसका जो अभी पास्ट में ग्रोथ देखने को मिला है 2019 से लेके अगर 2022 तक, तो 40% का जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ देखने को मिला है और लोन डिसबर्समेंट में भी इसका करीब 39% का ग्रोथ देखने को मिला है। इसका जो कैटर है स्मॉल अनरजिस्टर्ड एमएसएमई, जहां पर बैंक्स वगैरह नहीं पहुंचते, वो इसका प्राइमरी एरिया है। तो अगर आप बात करें, इंडिया में करीब 70 मिलियन एमएसएमईज हैं, ठीक है? उसमें से अभी भी जो एज ऑफ फरवरी 28 फरवरी का अगर डेटा देखिएगा तो 14.5 मिलियन ही रजिस्टर्ड है। मतलब अब अभी भी अनरजिस्टर्ड का काफी स्कोप है। तो इस सेगमेंट को ये कैटर करता है और इस सेगमेंट में इसका काफी ज्यादा स्कोप है। अगर इसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका ब्रांच नेटवर्क जो है 137 ब्रांचेज है इसका अभी तक एज ऑफ दिसंबर 31 2022 और 122 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है। इसमें मेजर कहाँ-कहाँ पे प्रेजेंस है? कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, ये की स्टेट्स है। मतलब यहाँ से बिजनेस का ज्यादा आता है। और इनका कंपटीटर का बात करें तो कंपटीटर एयू फाइनेंस बैंक है, विस्तार फाइनेंस है, वेरिटस फाइनेंस है और फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज है, मणिपुरम फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प, ये सब इसका कंपटीटर है, ठीक है? और ये डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया प्रेजेंस है। मतलब ये अभी जो की स्टेट्स बोले वो की स्टेट्स है। बाकी जगह भी 16 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस, ठीक है? इनका जो ऑन ग्राउंड कलेक्शन है, उनमें क्या आता है, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आता है, उनसे रिकवरी। तो इनका ऑन ग्राउंड कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी अच्छा है, ठीक है? और इनका 100% जो है इन हाउस सोर्सिंग होता है। मतलब ये डिपॉजिट्स पे भरोसे नहीं रहते हैं, ये खुद इन हाउस सोर्सिंग करते हैं। मतलब लोन लोन वगैरह बोरो करते हैं और उसको लोन डिसबर्समेंट करते हैं, ठीक है? अगर रिस्क फैक्टर, इस कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है? तो रिस्क फैक्टर है इसका जो इनकम सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है। 88% जो इसका टोटल इनकम है वो सिर्फ इंटरेस्ट से होता है। तो अगर थोड़ा भी साइकिल में सब चेंज हुआ, इंटरेस्ट इनकम रेट वगैरह कट हुआ, तो इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि एक चीज पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर और रिस्क फैक्टर क्या है? अगर इनका क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गया तो क्या होगा, इनका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैसे? आप सुनेंगे कि आपका अगर सिविल अच्छा है तो आपको लोन इजीली मिल जाता है और कम रेट में मिल जाता है। वैसे ही इनका जो कंपनीज होती है उनका क्रेडिट रेटिंग होता है, ठीक है? अगर क्रेडिट रेटिंग उनका कम हो जाएगा तो उनको जो लोन होगा वो महंगा मिलेगा, तो इनका इसलिए इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? और थर्ड रिस्क फैक्टर क्या है? इनएबिलिटी टू रिकवर फुल कोलेटरल और आउटस्टैंडिंग। अगर ये लोन दिए उसका फुल कोलेटरल नहीं ले पाए या आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं ले पाए, तो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है, ठीक है? एनपीएस अगर बढ़ गया तो भी एक रिस्क फैक्टर है। मान लीजिए गोल्ड कोलेटरल वगैरह ले लिए तो भी रिस्क फैक्टर है। अगर मान लीजिए पेपर ले रहे हैं तो उसका भी रिस्क फैक्टर है, पेपर में फ्रॉड वगैरह हो गया, तो ये सब काफी रिस्क फैक्टर है, ठीक है? डिक्लाइनिंग प्रॉपर्टी वैल्यू, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का गिरवी रखे और प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्लाइन हो गया, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। कैपिटल सोर्स डिसरप्शन, जहां से ये बोरो वगैरह करते हैं उस सोर्स में कोई भी डिसरप्शन हो गया तो भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। ये सब इसका रिस्क फैक्टर है। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसका अच्छाई बताते हैं और रिस्क फैक्टर नहीं बताते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग जो जजमेंट होता है वो नॉर्मल न्यूट्रल जजमेंट नहीं ले पाते हैं, ठीक है? बायस्ड जजमेंट हो जाता है। इसलिए पहले रिस्क फैक्टर मैंने आपको बता दिया ताकि आप जो जजमेंट लेंगे वो आपके लिए। अगर बात करें फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा तो प्रॉफिट जो अभी 9 महीना बीता है, 31 दिसंबर 2022, 2023 ईयर चल रहा है, उसका 1070 मिलियन इसका फिगर टच कर गया, जो कि 2022 साल में 645 मिलियन ही था।
2021 में 850 मिलियन था। 2022 में आप देख सकते हैं प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। एयूएम की भी बात करें तो एयूएम इसका अभी 44,748 मिलियंस है। टोटल एसेट का बात करें तो 53,348 मिलियंस है, ठीक है। और लायबिलिटी की बात करें तो 36,527 मिलियन इसका लायबिलिटी है, ठीक है। तो प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इस साल में इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 का अगर बात करें तो 2022 में थोड़ा अंडर परफॉर्म देखने को मिला था, ठीक है। अगर टेंजिबल एसेट का बात करें तो टेंजिबल एसेट भी 42,000 से बढ़ के अभी 50,000 क्रॉस कर गया है। नेटवर्थ जो इसका 12,000 था, 12,000 मिलियन, वो अभी 16,820 मिलियन हो गया है। और बोरोइंग्स जो बोरो करके ये लोन देता है उसका अभी 29,488 मिलियन था, वो अभी 34,094 हो गया मिलियन, ठीक है। और रिटर्न ऑन टोटल एसेट वो भी बढ़ रहा है, 1.48% से इसका 2.17% हो गया, ठीक है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी 0.81 से अभी 1.22 हो गया है, ठीक है। और इवेंट 2021 में 2021 में भी 1.09 था, उससे भी अगर कंपेयर कीजिएगा तो उससे भी बढ़ के ही आया है। रेवेन्यू भी अभी कुछ देखने को मिल रहा है। 2021 में इसका रेवेन्यू 5,070 मिलियन था और 2022 में 5290 हो गया। और अभी हल्का सा 2022 के कंपैरिजन में अभी, लेकिन ये फिगर 9 महीने का ही है, तो इस साल मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगा कि 9 महीने में ही ऑलरेडी जो पिछले साल 12 महीने में अचीव किया था वो 9 महीने ही लगभग अचीव कर लिया। 5290 इसका 12 महीने में था 2022 का, और अभी ये 5252 अचीव कर लिया, ठीक है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी एक कम कर दिया है। पिछले साल इसका एक्सपेंस था 4440, मतलब 4440 मिलियन एक्सपेंस था, और अभी ये 3883 मतलब 3,883 मिलियन एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये सब इसका फाइनेंशियल्स है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोन अगेंस्ट गोल्ड कितना दिया है, एमएसएमई में लोन कितना है, टोटल एवरेज ग्रॉस लोन बुक कितना है। अभी ग्रॉस लोन बुक हो गया 35,522 मिलियन का हो गया है। सिक्योर्ड एमएसएमई लोन दिया है 26,273, लोन अगेंस्ट गोल्ड गोल्ड दिया है 7,225 मिलियन, ठीक है। अदर सिर्फ और सिर्फ 2023 का है, मतलब लगभग जो भी लोन दिया है ये सारा का सारा सिक्योर्ड दिया है, ठीक है। अब आईपीओ की बात कर लें। अभी तक हमने सारा चर्चा कर लिया कि ये आईपीओ कैसा है, डिटेल्स उसका फंडामेंटल वगैरह देख लिया। अब आईपीओ का बैंड, उसका जो प्राइस बैंड है वो 54 से 57 रुपए के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, मार्केट लॉट 260 शेयर का है। इसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 14,040 रुपया। अगर आपके पास 14,040 से कम रुपया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल कैटेगरी में आप 1,92,660 रुपया, 1,92,660 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इशू साइज जो है इसका 1025 करोड़ है, ठीक है। इशू साइज कितना है? 1025 करोड़। जब ये आया था उसका साइज था 1200 करोड़, लेकिन बाद में ये ऑलरेडी अलॉट कर लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और जो एफएस था उसका साइज कम हो गया, इसलिए अभी 1025 करोड़ का ही आईपीओ अभी इशू साइज हो रहा है, ठीक है। इसका आईपीओ ओपन हो चुका है ऑलरेडी, क्लोज हो जाएगा 7 अगस्त को, ठीक है। लिस्टिंग होगा इसका 16 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद। अलॉटमेंट इसका आउट हो जाएगा 10 तारीख को, और रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 11 से, ठीक है। और आपके डिमेट में 14 अगस्त के शेयर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, किस लिए पैसा रेज कर रहा है। तो ये आगे लोन वगैरह डिसबर्समेंट में, फर्दर कंपनी में ग्रोथ में, उसका इनहेंसमेंट में 600 करोड़ उसमें जाएगा, और 425 करोड़ जो जाएगा वो एग्जिस्टिंग जो प्रोमोटर है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, सबका यही ज्यादा सवाल होता है, सर कितना परसेंट लिस्टिंग गेन होगा। तो अभी अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो अभी 40 रुपया इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 57 रुपया अपर प्राइस बैंड है, और उस पर ऑलरेडी 40 का मतलब 70% का लिस्टिंग गेन ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कितना एक्सपेक्टेड हो रहा है, कितने पे ओपन होगा? ये 97 रुपए के करीब ये ओपन होगा, ठीक है। अपर कैप प्राइस प्लस जीएमपी ले लिए तो 97 के आसपास ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अभी नोट कीजिए, ये लिस्टिंग होगा 16 को, ठीक है। और ये आज का प्राइस है, ठीक है। आज कौन सा डेट है? आज आपका 4 अगस्त, ठीक है। 4 तारीख का ये प्राइस है, 40 रुपए चल रहा है। ये घट बढ़ रहा है, अभी तक ये 38 से 40 के रेंज में ही रहा है, ठीक है। अभी हायर पे ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अच्छा है, तो अच्छा ही चल रहा है। तो अगर उसमें भी आप अगर इतना गेन दे दिया तो आपका गेन कितना होगा? 14,000 इन्वेस्टमेंट है, 8300 रुपया आपका गेन हो जाएगा, ठीक है। 8300 प्लस गेन होगा। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में लगाइएगा, ठीक है, एचएनआई कैटेगरी में, तो आपका गेन होगा 1,20,400। तो एचएनआई में इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है कि मिनिमम आप 2 लाख से ऊपर ही लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है।
अगर अब बात रहा है कि आपको इसमें लगाना है कि नहीं, तो इसमें आपको क्या करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं लगाना है, इसलिए क्यों हम बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका व्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप अभी मत लगाइए, क्योंकि जो इसका पी रेशियो फंडामेंटल को देखते हुए वो अभी एक्जिस्टिंग जो पीयर्स है उससे महँगा है। 40 के पीई पे ये ऑफ़र कर रहा है और मार्केट में आपको ऑलरेडी 29, 28, 30 के रेंज में आपको तो ऐसा स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स को आप बाद में जब मार्केट सेटल हो जाएगा, शेयर सेटल हो जाएगा, तब आप प्लान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।